हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे सिर्फ एक स्टॉक के बारे में। लेकिन अगर ये स्टॉक की बात करें, ये फंडामेंटली या बेसिकली दो डिफरेंट इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है। तो कहने के लिए सिर्फ ये एक स्टॉक है। अगर हम एक्चुअली बात करें तो इस पे डिपेंडेंट है या फिर ये डिपेंडेंट है दो अलग अलग कंपनीज पे, दो अलग अलग सेक्टर कह सकते हैं, कंपनीज नहीं, दो अलग अलग सेक्टर पे। अगर दो सेक्टर में बात करें तो जो पहला सेक्टर है वो केमिकल सेक्टर है, और जो दूसरा सेक्टर है वो बिलोंग करता है फार्मा सेक्टर को। तो अब देखते हैं कंपनी के बारे में, कंपनी करती क्या है। तो अभी यहाँ पे की पॉइंट्स में हमने स्क्रीनर खोला खोला हुआ है, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। तो जो हमारा है फिल्ट्रेशन ड्राइंग डिवीजन, जिसका जो है अगर बात करें तो सॉरी, यहाँ पे देख लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेल्स ऑफ ग्लास लाइन इक्विपमेंट, फिल्टर्स एंड ड्रायर इक्विपमेंट फॉर वेरियस इंडस्ट्री इन द कंट्री। तो ग्लास लाइन इक्विपमेंट्स, फिल्टर और ड्रायर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करती है, जो कि दूसरे कम इंडस्ट्रीज को, डिफरेंट इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करती है, मतलब सेल करती है। तो अब हम आते हैं इसके सेगमेंट पे। तो जो फिल्ट्रेशन और ड्राइंग डिवीजन है, इससे 35% ऑफ रेवेन्यू आता है। अगर बात करें तो इसका जो सिर्फ अकेला फिल्ट्रेशन ड्राइंग डिवीजन से ही 50% मार्केट शेयर रखा हुआ है। अगर हम वही ग्लास लाइन इक्विपमेंट की बात करें तो ये फिर 65% ऑफ रेवेन्यू इससे आता है, जो कि अगर ग्रोथ बात करें तो डबल हुआ है ग्रोथ। और जो सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है इस मार्केट में है, जो फर्स्ट, जो कि 25% रखा हुआ है। अगर फर्स्ट में कुछ कौन सी है तो बात करें, वो हमारा है जेएम फॉडलर। तो अब इस पर कुछ रिसेंटली कुछ केस वेस भी आया था, बट उसको अभी हम डिटेल अभी हम नहीं देखेंगे, क्योंकि हमारा फोकस ये है। और जब जैसे ही कोई केस वेस आता है तो फिर हमें थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। हमें थोड़ा अवॉइड तो नहीं, बट अलर्ट रहना चाहिए हमें, फिर हमें ट्रैकिंग करना ही चाहिए होता है। क्योंकि अगर एक बार कुछ गड़बड़ हो जाता है तो फिर उस पर ट्रस्ट वैसा रह नहीं जाता है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ता है। तो चलिए हम वापस से आ जाते हैं इस पे। और जो प्रोडक्ट वाइज बात करें तो ग्लास एंड रिएक्टर की बात करें तो 34% रेवेन्यू है। फिर एग्रीकल्चर न्यूश फिल्टर ड्रायर की बात करें तो 23% है। एएनएफ की बात करें तो 7%, इस तरह से हमें देखने को मिलता है। और हम और देखें इंडस्ट्री वाइज, जैसे हमने बात किया था इनिशियली, जो केमिकल कंट्रीब्यूट करता है, स्पेशलिटी केमिकल बात करें तो 32%, एपीआई फार्मा की बात करें तो 32%, एग्रोकेमिकल की बात करें 15%, और इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग की बात करें 13%। तो अच्छी बात यह है कि इसमें भी हमें अच्छा खासा सेग्रीगेशन और डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। और जो बात करें मैन्युफैक्चरिंग की तो 7 फैसिलिटीज़ हैं। और जो इनका प्रोड्यूसिंग है, जो कैपेसिटी है यहाँ में देख सकते हैं। और अभी रिसेंटली कैपेक्स कंप्लीट किया था इन्होंने, जो मेरोली प्लांट है, इनका कैपेसिटी इंक्रीज़ किया था, और ग्रीनफ़ील्ड का हमें इस तरह से देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं और हम आ जाते हैं इसके वेबसाइट पे। तो ये हमारा प्रोडक्ट ये खुल गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फ़िल्ट्रेशन ड्राइंग इक्विपमेंट है, ये सारा इसका इमेज दिया हुआ है। तो ये सब ठीक है, प्रोडक्ट हमने देख लिया, कंपनी का हमने देख लिया ओवरव्यू। अब हम आते हैं इसके फाइनेंशियल्स पे। अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो ये डिस्क्लेमर, बहुत बड़ा डिस्क्लेमर है कि ये कंपनी बहुत छोटी है। अगर बात करें तो 3,500, मतलब 3700 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है, तो बहुत ही छोटी है। तो छोटी कंपनियों की तो रिस्क बहुत उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि हम इसको डिस्कस कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में ये बहुत अच्छा कर सकता है। तो जैसे अच्छा कर सकता है तो उसके साथ रिस्क भी एसोसिएटेड होगा। तो हो सकता है कि आज का शेयर इसका प्राइस 541 है, तो हो सकता है कि कल होके हो जाए कि 1500 चला जाए। बट रिस्क उतना ही एसोसिएटेड है। जितना ज़्यादा भागेगा उतना ज़्यादा चांसेस होगा गिरने का। जिस तेज़ी से भागेगा उस तेज़ी से गिरने का भी चांसेस ज़्यादा रहता है। तो अब हम आ जाते हैं इसके प्राइस पे। तो हमें 700 इसका, आई मीन 52 वीक की बात करें तो 700 था अभी, और जो लो था 465 है। अगर बात करें तो अभी ऑलमोस्ट मिड में ही देखने को मिल रहा है, इस अगर हाई और लो की बात करें। स्टॉक पी का पास स्टॉक पी हमारा 66.5 है, और प्लेज कोई नहीं है यहाँ पे। और हम आ जाते हैं इसके स्टॉक आई मीन ग्रोथ पे, कैगर, स्टॉक कैगर पे। तो एक दिन में हमारा इतना देखने को मिल रहा है। अगर हम लास्ट के एक महीने की बात करें तो फ्लैट ही है। 6 महीने की बात करें तो ऑलमोस्ट 16.5% डाउन है। एक साल की बात करें तो 10.5% डाउन है। 5 साल की बात करें तो हमारा स्टोरी ही चेंज हो गया। एक साल में 10% डाउन, और 5 साल में बात करें तो 15 टाइम्स इंक्रीज हुआ है।
तो मतलब कहने का मतलब कि अगर किसी ने 1 लाख लगाया होगा 1 साल पहले 5 साल पहले, तो आज 15 लाख हो चुका रहता। बट अगेन उसमें कैपेबिलिटी होना चाहिए उतना कि इस टाइप का वो झेल सके। तो एक बार हम देख लेते हैं 19, ठीक है? तो अगर हम देखें तो अगर कुछ टाइम पहले देखें तो ये 19 से 2019 से अक्टूबर तक ये 42 टाइम्स इंक्रीज़ हो गया था। लेकिन अगर आप टॉप से बात देखें तो हमारा अप्रॉक्सिमेट अभी भी 63% डाउन है। तो इतना रिस्क झेलने की कैपेसिटी होना चाहिए कि अगर आपका स्टॉक अगर इस पॉइंट पे लेते हो किसी रीज़न से, तो आपको 63% डाउन इतना आप देख सको। तो अगर हम थोड़ा-सा और पीछे चले जाते हैं, अगर 10 साल का डेटा देखते हैं, तो ये रहा हमारा 25 जनवरी 2024। अब हम जाते हैं 2014 पे। तो ये रहा हमारा 2014 जनवरी, ठीक है? तो ये यहाँ पे 77 टाइम्स का इंक्रीज़ है। अगर किसी ने 1 लाख लगाया होता तो वो 77 लाख हो चुका रहता। बट अगेन अगर आपके पास 2014 में इतना पैसा होता कि आप उसको अ, सोच सको कि उतना हो सकता है वो डूब जाए, क्योंकि उस टाइम अगर 77 टाइम्स होगा अभी पैसा, तो इसका मतलब उस टाइम कंपनी और छोटी रही होगी। उस टाइम उस कंपनी का वैल्यू 100 करोड़ भी नहीं होगा। तो इतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा रिवॉर्डिंग। तो ये हमें पता होना चाहिए कि ये कितना रिस्क इन्वॉल्व्ड है, ठीक है? तो अब हम इसके आते हैं बिना आगे का टाइम वेस्ट किए हुए क्वार्टर्स पे। तो अच्छा, एक और चीज़ उससे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि अभी स्टॉक हमारा 63% डाउन है अपने टॉप से। तो ये डाउन क्यों है? तो सबसे पहले हम इसके फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। तो ये हम आ गए क्वार्टर्स पे। तो क्वार्टर्स में अगर हम लास्ट के कुछ टाइम का देखें तो अप एंड डाउन देखने को मिल रहा है। 8, 23, 15, 19 करोड़, 12 करोड़, 23 करोड़, 9 करोड़। अभी मैं यहाँ पे हमें थोड़ा-सा फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रहा है। अगर हम एक्चुअल देखेंगे तो वो हमें ईयरली पीएनएल में देखने को मिलेगा। तो अगर हमारे पास ज़्यादा यहाँ पे डेटा है नहीं, तो 19 करोड़, 39 करोड़, फिर 53 करोड़, 58 करोड़, फिर 70 करोड़, और 70 के बाद अभी ये टीटीएम की बात करें 55 करोड़। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि ये सपोर्ट करती है केमिकल और फार्मा सेक्टर को, और दोनों ही सेक्टर में अभी हमारा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। क्योंकि अब जो इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम स्पेशलिटी केमिकल, आई मीन पूरा केमिकल सेक्टर की बात करें, तो पूरा केमिकल सेक्टर ही डाउन है। उसका हमने अलग से वीडियो बनाया था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि कौन-कौन से केमिकल स्टॉक्स हम स्टडी कर सकते हैं। मुझे वीडियो का लिंक मिलेगा तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो वहाँ पे कहने का मतलब ये है कि पूरा ग्लोबली केमिकल सेक्टर में स्लो डाउन है। तो जैसे-जैसे आने वाले टाइम में और बढ़ेगा, जो कि अभी बढ़ना शुरू हो गया है, वापस से डिमांड शुरू हो गया इंटरनेशनल मार्केट में, जो इनके कस्टमर से, तो और ज़्यादा बूस्ट हो सकता है। तो जब केमिकल सेक्टर बूस्ट होगा, आई मीन इसके जो जिसको स कस्टमर जिस कस्टमर को ये सप्लाई करते हैं इक्विपमेंट्स, उनका जो सेल्स बूस्ट होगा, तो ऑब्वियसली इनका भी रेवेन्यू बूस्ट होगा, फिर उनका प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ होगा। तो आने वाले टाइम में इसलिए मेरे हिसाब से ये अच्छा कर सकता है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ का डेटा हमें तो नेट प्रॉफ़िट हमें अच्छा ही देखने को मिल रहा है। अगर रिज़र्व्स की बात करें तो 35 करोड़ था, एक टाइम होते-होते 10 टाइम्स इंक्रीज़ हो चुका है लास्ट के 4-5 साल में। बोरोइंग की बात करें तो 365 इसमें देखेंगे, और तो अ, लॉन्ग टर्म बोरोइंग हमारा 158 करोड़ का है। अगर हम बात करें 158 बहुत ज़्यादा है, तो अगर मार्केट कैप देखें उस हिसाब से कुछ है नहीं, और रिज़र्व्स देखिए हम अ, ये रिज़र्व्स देखें तो हमारा 331 करोड़ का है। तो हम कह सकते हैं कि ओके है। ऐसा क्लीन तो नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा नहीं कि ज़ीरो है। बट अच्छी बात ये है कि इनका बिज़नेस ग्रो हो रहा है। अगर ये कर्ज़ ले भी रहे हैं तो इनका प्रॉफ़िटेबिलिटी कंसिडरेबल अमाउंट से ग्रो हो रहा है। तो ये कोई चैलेंज नहीं है। अब हम आते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे तो प्रमोटर के पास 73 था, जो कि अब अभी इन्होंने ऑफलोड कर दिया 67। अब अगेन ऑफलोड कर दिया तो देखते हैं कि खरीदा किसने है। 73 का वापस से तो खरीदा है जो लगभग 7 से 8% एफआईडीआई ने। अगर पब्लिक की बात करें तो फ्लैट ऑलमोस्ट उतना ही है। इनफैक्ट थोड़ा-सा कम ही हमें देखने को मिलता है। तो इस अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो कंपनी के कंपनी के मार्केट कैप के हिसाब से वो भी डिसेंट नज़र आ रहा है। तो ओके, तो हाँ, तो ये हमारा है कि कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न डिसेंट नज़र आ रहा है।
और आने वाले टाइम में हमारा जो जैसे हमारा डिमांड बढ़ेगा केमिकल सेक्टर का या फिर फार्मा सेक्टर का, तो उससे हमारा उसका रेवेन्यू भी इम्पैक्ट होगा। तो रेवेन्यू इम्पैक्ट होने का मतलब कि ये स्टॉक और अच्छा कर सकता है, ठीक है? तो ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके पीपीटी पे एक बार। अब हम आते हैं इसके कस्टमर पे। तो अगर कस्टमर जैसे हमने बात किया कि इसके जो कस्टमर हैं, वो हमारा 2 सेगमेंट में देखने को मिलता है। एक तो केमिकल में देखें तो हमारा ये आदित्य बिरला ग्रुप हो गया, फिर हमारा थोड़ा-सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है? नवीन फ्लोरिन हो गया, विनती ऑर्गेनिक्स हो गया, अल्काइल अमान, दीपक नाइट्राइट, बॉस्टिक, अतुल लिमिटेड, इंडोफिन, मतलब बहुत सारी, मतलब सारे ही बड़ी कंपनी है। अगर अपने सेगमेंट की, अगर केमिकल में बहुत बड़ा नाम है, अगर लक्ष्मी ऑर्गेनिक की बात करें, पीआई इंडस्ट्रीज की बात करें, फार्मास्यूटिकल की बात करें, सैनोफी हो गया, डॉक्टर रेड्डी का पिरामल हो गया, हेट्रो हो गया, जाइडस हो गया, सिप्ला हो गया, सैंडोज, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी देखो। अगर ईपीसी की बात करें तो एकर सॉल्यूशन हो गया, वॉकली हो गया, ब्लैक एंड वेच हो गया, टेक्निप हो गया। अगर हम पेंट स्टील की बात करें तो पिडिलाइट इंडस्ट्रीज हो गया, जिंदल का हो गया, एशियन पेंट हो गया, कितने बड़े, आईटीसी हो गया। पेट्रोकेमिकल की बात करें तो एपोटेक्स हो गया, एप्सिलॉन हो गया। तो काफ़ी बड़े हमें क्लाइंट बेस देखने को मिल रहा है। तो इससे क्या होता है कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि ये अगर एक दो क्लाइंट चले भी जाए तो कोई खास इम्पैक्ट नहीं आएगा। यहाँ पे देखो डिवी लैब हो गया, ल्यूपिन हो गया, जुबिलिएंट लाइफ साइंस हो गया, तो काफ़ी बड़ी कंपनी, बायोकॉइन हो गया, तो काफ़ी बड़ा स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस देखने को मिल रहा है। तो अगर एक दो कस्टमर जाता भी है तो कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि इसका इनका जो पोर्टफोलियो है कस्टमर का काफ़ी वेल डाइवर्सिफाइड है। तो ठीक है, तो अगर हम बात करें, एक बार समराइज़ करें चीज़ों को, तो ये फंडामेंटली हम कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग है, ऑल्दो थोड़े से लोन है, आई मीन बोरोइंग है, बट मैनेजेबल है, रीज़न बीइंग कि उस हिसाब से जो इनका प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ हो रहा है। और उसके अलावा जो अभी जो स्लो डाउन देखने को मिल रहा है केमिकल सेक्टर में, इसलिए इनका स्टॉक अभी 63% डाउन है, जो कि आने वाले टाइम में और अच्छा कर सकता है। तो एक डिस्क्लेमर फिर से एक बार देना चाहता हूँ कि जो अप्स एंड डाउन, जितनी छोटी कंपनी रहेगी रिस्क उतना ही ज़्यादा रहेगा, बट रिवॉर्ड भी उसी रेशियो में होगा। तो ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, रिस्क और रिवॉर्ड का इक्वेशन, ठीक है? और तो अभी 63% डाउन है, आने वाले टाइम में और अच्छा कर सकता है, ये मेरा एनालिसिस है। और कस्टमर बेस काफ़ी ज़बरदस्त है इनके, जो कि अगर कस्टमर कुछ लूज़ भी होते तो कुछ इनको ख़ास इम्पैक्ट नहीं होगा। बाकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़बरदस्त है, बैलेंस शीट बहुत ज़बरदस्त है। सो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।